दोस्तों 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की गलतियां निकाली थी, पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था। अब जब नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो ये जरूरी है कि हम उसके बारे में भी बात करें। अगर कोई चेंज आया तो डिस्कस करें कि कैसे इस चेंज का स्टूडेंट के ऊपर, कंट्री के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर असर होगा। कोई चीज जो 34 इयर्स के बाद बदली है, बीच में 92 में थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, लेकिन 34 इयर्स बाद एक बड़ा चेंज आया है। क्या इसका इंपैक्ट होगा? क्या रट्टा कल्चर डिस्करेज होगा? क्या स्टूडेंट अपने पैशन को बेटर चूज कर पाएंगे? क्या ओवरऑल कंट्री का एजुकेशन लेवल इंप्रूव होगा? इस नई पॉलिसी में लैंग्वेज बैरियर खत्म किया जा रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 100 ट्राइबल चिल्ड्रन में से सिर्फ 20 हाई स्कूल तक पहुंचते हैं और उसका बहुत बड़ा रीजन होता है लैंग्वेज। अब 5th क्लास तक ये जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हो। इसकी वजह से बहुत से रूरल एरियाज में एनरोलमेंट्स बढ़ेंगी, ड्रॉपआउट्स कम होंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है। इसका मतलब जो कई सालों से वो बॉर्डर देखते हैं ना, साइंस और आर्ट्स के बीच में, वो बॉर्डर्स खोले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे नजर आता है कि बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि डिजाइन इंजीनियर बनना है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब तक इसके बारे में कोई तरीका नहीं था। अब एक स्टूडेंट फिजिक्स ले सकता है लेकिन साथ में माइनर में वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है, तो वो फिजिक्स भी समझ रहा है लेकिन साथ में अपनी आर्टिस्टिक सेंस को भी इंप्रूव कर रहा है। ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ कई जगह क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी, क्रिएटिव थिंकिंग इंप्रूव होगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, डिजाइन सेंस इंप्रूव होगी। तो ये कॉम्बिनेशंस के साथ बच्चा अपने गोल के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज करेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल पाएगा। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो है काउंसलिंग। अगर बच्चे को पता ही नहीं उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या सही है, उसको क्या करना है, तो वो राइट सब्जेक्ट्स कभी चूज ही नहीं कर पाएगा और चेंज नहीं आएगा। तो स्कूल्स को, गवर्नमेंट को काउंसलिंग के ऊपर भी जोर देना चाहिए। इस पॉलिसी का एक और फीचर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। मैं कभी कॉलेज नहीं गया क्योंकि मुझे ये डाउट था, मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कॉलेज पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बीच में छोड़ा तो सब वेस्ट हो जाएगा। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। जब वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो उस करियर में, उस फील्ड में उनका स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। जो टाइम लगाया वो वेस्ट, जो फीस लगाई वो वेस्ट, डिग्री मिलती नहीं, आगे बढ़ नहीं पाते। अब अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और वापस उसको रिज्यूम करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो कर सकता है। मतलब 4 साल की पढ़ाई, 2 साल बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, वो वापस 3rd एंड 4th ईयर को कंप्लीट कर सकता है। उसके पिछले सेमेस्टर के मार्क्स, उसके पॉइंट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, वो आगे काम आएंगे। इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसमें डिजिटली उसका सारा रिकॉर्ड होगा, सारे मार्क्स होंगे। मान लो वो बीच में छोड़ता है, अगर 1 साल बाद छोड़ता है, वो वेस्ट नहीं है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा मिलेगा, 4 साल बाद छोड़ रहा है तो डिग्री पूरी मिलेगी। इस चीज से ओवरऑल एनरोलमेंट में फर्क आएगा। बहुत से लोगों का जो सपना बीच में रह जाता है, सपना टूट जाता है, वो पूरा हो पाएगा। सिंगल रेगुलेटर, यहां पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जब मैं यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स को मिलता हूं, कॉलेजेस के ओनर्स को मिलता हूं, तो ये मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना है कि यार बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, यूजीसी से ये पेंडिंग है, एआईसीटी ने ये नहीं दिया, एनसीटी का ये पंगा हुआ है। तो इस वजह से रेड टेपिज्म भी बढ़ता है, प्रोसेस लंबे होते हैं, ईज नहीं रहती। अब क्या होगा, लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यानी कि कॉलेजेस एक ही बॉडी के अंदर आएंगे, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर अलग अलग वर्टिकल्स होंगे। अब कुछ कंट्रीज में ये सिंगल रेगुलेटर फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल रहता है, लेकिन इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस हैं। पॉपुलेशन ज्यादा है तो टेक्निकल कोर्सेज में ज्यादा पॉपुलेशन के साथ कैसे ये होगा, कितना ईज होगा, कितना वेल एग्जीक्यूटेड होगा, ये देखना होगा। एक और पॉइंट जो इस पॉलिसी में मुझे बहुत अच्छा लगा वो है वोकेशनल एजुकेशन। स्पेशली हमारे देश में जहां पॉवर्टी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो बहुत जरूरी है कि बच्चा सिर्फ ठप्पा नहीं ले रहा कि पढ़ रहे हैं, किताबें घोट रहे हैं। बहुत जरूरी है कि वो स्किल्स में इंप्रूव करे। तो अब क्या होगा, 6th क्लास से बच्चे के पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स की ऑप्शन है। चाहे तो 6th क्लास से बच्चा कोडिंग सीख सकता है, पॉटरी सीख सकता है, कोई स्पेसिफिक वोकेशनल स्किल के ऊपर काम करना चाहता है, इन चीजों के ऊपर बढ़ावा है। मतलब बैग का लोड, किताबों का लोड कम करके करिकुलम घटाया जाएगा, कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जाएगा। वोकेशनल एक्सपर्ट्स जैसे कारपेंटर, आर्टिस्ट, गार्डनर्स, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट स्कूल्स के अंदर होगी। और एक बैगलेस पीरियड भी होगा जहां पे बैग नहीं लेके आना, इस तरह की चीजों में जाना है। क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, स्किल इंक्रीज होगी। अब यहां पे एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है कि स्कूल्स, टीचर्स इस चीज को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, कागजों के लिए कर रहे हैं,
या फिर सच में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक बच्चे के माइंड को डेवलप करना चाह रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड्स के मेकओवर की बात भी की जा रही। शर्मा जी के बेटे के कितने मार्क्स आए, वर्मा जी का बेटा किस रैंक पे आया, मतलब कि स्किल्स और कैपेबिलिटीज का जिक्र भी हो सकता है मार्क्स के अलावा रिपोर्ट कार्ड में। इससे कंपैरिजन से छुटकारा हो सकता है और पैशंस को एंकरेजमेंट मिल सकती है, बढ़ावा हो सकता है। इस एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर भी है कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स में जो फोकस है वो रटने के ऊपर स्किल्स के ऊपर किया जा सकता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अलग अलग कर दिया जाए, हो सकता है सेमेस्टर वाइज सिस्टम कर दिया जाए। सो कुछ चेंजेस बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रक्चर में भी आएगा। डिजिटलाइजेशन, आज की डेट में कोई भी पॉलिसी बने डिजिटल को तो इग्नोर करके नहीं बन सकती। ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि एक टीचर फिजिकली हर जगह नहीं पहुंच सकता, एक एक्सपर्ट एक शहर में रह रहा है वो हर शहर में नहीं पहुंच सकता, लेकिन डिजिटली वो गांव-गांव में पहुंच सकता है, वो घर-घर में पहुंच सकता है। इस चीज के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, कैसे छोटे-छोटे शहरों तक, छोटे-छोटे गांव तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचाई जाए, रीजनल लैंग्वेजेस में पहुंचाई जाए। जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए डिजिटली कैसे एजुकेशन दी जा सकती है, एडल्ट लर्निंग कैसे दी जा सकती है, एप्स की भी बात करी गई है, ई कोर्सेज कैसे बनाए जा सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश हिंदी में नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी कैसे किया जा सकता है। सो काफी फोकस डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग के ऊपर रहेगा। एक और कीवर्ड जो आपको इस एजुकेशन पॉलिसी में मिलेगा वो है लोक विद्या। लोक विद्या मतलब कि हमारी कंट्री के कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर एजुकेशन। जब मैं यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल करता हूं, मैं ये देखता हूं कि वहां पे अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। उस चीज को लोक विद्या के साथ इंकरेज किया जाएगा। मतलब कुछ चीजें जो हमारी कंट्री की हैं, हैंडलूम हो सकता है, खादी हो सकता है, कुछ आर्ट है जो फिशरमैन के पास है, कुछ आर्ट है जो यहाँ के फार्मर्स के पास है, उसको आगे लाया जाए। हम सिर्फ बाहर की चीजें कॉपी ना करते रहें, यहाँ के जो सालों से चली आई चीजें हैं उनको एजुकेशन की फॉर्म में बच्चों को बताया जाए, ताकि इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर के बेस की चीजें भी हम एक्सपैंड कर सके। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो बहुत प्रॉमिसिंग है। 2040 तक हर इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें 3000 से ज्यादा बच्चे हैं उसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह एस्टेब्लिश किया जाएगा। 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट जरूर होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि 2018 में जो 26% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो थी वो 2035 में इंक्रीज करके 50% का टारगेट है। अब ये नंबर्स देखने में तो बहुत प्रॉमिसिंग है, ये पॉलिसीज कागजों में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक गवर्नमेंट कैसे इन चीजों को एग्जीक्यूट करती है, कैसे इंश्योर करती है कि जो रियल पर्पस है एजुकेशन का वो मीट हो। और एक और पॉइंट जिसको हम भी इग्नोर नहीं कर सकते और ये पॉलिसी भी इग्नोर नहीं कर सकती वो है फीस। फीस के ऊपर नजर रखी जाए, इसलिए हर इंस्टीट्यूट को नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसको रेगुलरली ऑडिट किया जाएगा। इस तरह के मेजर से फीस के ऊपर भी एक चेक रहेगा। सो ये थे इस एजुकेशन पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स जो हम सबको पता जरूर होने चाहिए। जब इस वीडियो में मैंने थोक के बहुत गलतियां निकाली थी, कमियां निकाली थी, तो आज कुछ चेंज हो रहा है तो मुझे लगा उसके बारे में भी बात जरूर करें। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूशन। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसकी तारीफ करो, उसमें हेजिटेट मत करो। और जब कोई गलती हो रही है, चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही, पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो क्रिटिसाइज करने में भी डरो मत। एजुकेशन का एक देश के फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल होता है। हम दूसरी कंट्रीज के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, कंप्लेन करते हैं, कमियां निकालते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे रियल में एजुकेशन इंप्रूव कर दी जाए ना तो पूरे देश का फ्यूचर बदल जाता है, हम सबका फ्यूचर बदल जाता है। तो ये जो भी चेंजेस हैं इसके बारे में अवेयर रहो, दूसरों को भी अवेयर करो, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाओ, उनको भी पता हो कंट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और एग्जीक्यूशन का ध्यान रखो, अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आवाज उठाओ, अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो शाबाशी दो। आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। आई लव यू ऑल।